बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के बारे में हमने बेसिकली कुछ हमने एलसीए को कल हमने स्टार्ट किया था अपने लेक्चर के अंदर। लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। इम्पैक्ट एंड एस्पेक्ट्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी हमने डिस्कशन की थी। और उसकी बेस के ऊपर फिर हमने एलसीए को पढ़ने की कोशिश की थी कि लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है, क्लियरली टू ग्रेफ का कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को हमने कल की लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे, उसी बात को आगे मजीद बढ़ाएंगे, उसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए आज हम बात करेंगे नेचर एंड की सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखें, जो चाहे हम जिंदगी में कोई भी काम करें, उस काम को करने के लिए हमें एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब चूंकि हमारे पास उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो तब हम उसके ऊपर जो है बुरेकार लाते हुए अपनी उस इंफॉर्मेशन को करते हुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसके बारे में जानते हुए हम उसको उसके ऊपर जो है अपना अमल दखल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम एलसीए करते हैं या हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके एक से पहले हमें कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम उस चीज़ के बारे में जानें कि वो कैसे करना है, क्या है बेस्ट लाइन इन्फॉर्मेशन उसे बोला जाता है बेसिकली। तो बेस्ट लाइन इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो नेचर एंड की सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे कि जिनसे हमें इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उन्हें हम बुरेकार लाते हुए या यूटिलाइज करते हुए हम उनको अपना एलसीए कर सकते हैं, या हम अपनी कोई भी एक्टिविटी जनरली भी अगर मैं बात करूँ तो हम उसको कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। तो याद रखें कि हमारे पास बेसिकली दो तरह के सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के। एक होते हैं जी इंटरनल सोर्सेज और एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल और एक्सटर्नल से यहाँ पे मुराद है कि इंटरनल सोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल्स के होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंटेशन से मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो उसके इंटरनल सोर्सेज कहलाएंगे। जो उस ऑर्गेनाइजेशन की अपने डिवेलप करदा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने बनाए गए जो डॉक्यूमेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कौन से होंगे, उसके इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल सोर्सेज कहलाएंगे। और इनको असेस करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस करना चाह रहे हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें कि वो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली क्या कर रही है, और उनकी एक्टिविटीज के बारे में आपको पता चलेगा उसके इंटरनल सोर्सेज से। मिसाल ले लें, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखी ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। देखें, यहाँ पे जो ऑडिट है ये बेसिकली जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर भी हम उनको पढ़ाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट पढ़ाते हैं। और यहाँ पे आपका जो ऑडिट है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ऑडिट की बात हो रही है। यूजुअली हम अपनी जिंदगी में जब भी ऑडिट का नाम सुनते हैं तो हम फाइनेंशियल सुनते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल ऑडिट्स जो है, इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उन देखें ये ऑडिट जो होता है, याद रखें ये एक एनुअल प्रोसेस होता है। ये हर साल में एक दफा हर ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट होता है एनुअल ऑडिट्स, ठीक है। तो अगर वहाँ पे साल में अगर कोई आपको प्रीवियस ऑडिट उनका मिलता है, क्योंकि हम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सोर्सेज चेक कर रहे हैं, तो उन सोर्सेज से या उन डॉक्यूमेंटेशन से आपको उनके ऑडिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो ऑडिट ने क्या कोई नॉन कंप्लायंस को हाईलाइट किया है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को लेके, या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, क्या कोई नॉन कंप्लायंस को उन्होंने हाईलाइट किया है। अगर तो नॉन कंप्लायंस को हाईलाइट किया है तो आप उसको अपने पास नोट कर सकते हैं। आप उनको आपको आपके लिए वो एक बेसलाइन हो सकती है, और वो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। फिर मेंटेनेंस रिकॉर्ड आ गया। अब मेंटेनेंस रिकॉर्ड हम किस चीज़ का चेक करेंगे, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड फैसिलिटीज की हम चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया है कि नहीं किया। अनमेंटेन इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट जब अनमेंटेन होंगे, मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जब वो अनमेंटेन हो जाता है तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब एक्सेसिव एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। गाड़ी अब आप अपनी मेंटेन नहीं करते, जब आप उसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं तो वो काला धुआं फेंक रही होती है। अब प्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक स्मोक जो है बेसिकली, वो भी जो आपका क्या है, आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं उसकी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट का, कि लास्ट टाइम इन्होंने कब मेंटेन किया था। देन इंस्पेक्शंस की बात हम कर सकते हैं। तो डेली इंस्पेक्शंस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे होते हैं, रोजाना के बुनियाद के ऊपर इंस्पेक्शंस हो रहे हैं। अब इंस्पेक्शंस जो वहाँ पे हो रहे हैं उसमें फैसिलिटीज इंस्पेक्शन होता है, प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन होता है। ये डिफरेंट की टाइप्स हैं, जिसके अंदर आप जाके देखते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज वहाँ पे देखते हैं, जैसे कोई लीक्स हो रहे हैं, कोई स्पिल्स हो रहे हैं, कोई इमिशंस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम जो है इंस्पेक्शन के अंदर एक क्विकली उनको ऊपर नजर घुमाते हैं। जैसे आपको याद होगा ना, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन होता था सुबह सुबह।
असेंबली में यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन के ऊपर क्या होता था कि भाई स्टूडेंट को यूनिफॉर्म के ऊपर हर टीचर जो है नजर घुमाते थे, सिर्फ ये तो नहीं करते थे, क्वालिटी तो चेक नहीं करते थे उनकी, सिर्फ एक नजर उनकी घुमाना उसके ऊपर जो है वो इनफ था। इसी तरह क्विक इंस्पेक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं हम उनको एनालाइज करेंगे। देन जॉब एंड टास्क एनालिसिस। अब टास्क एनालिसिस तो खुद एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसको सेरिडम की अप्रोच के थ्रू किया जाता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टास्क एनालिसिस की बात करेंगे कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। हम एनालाइज करेंगे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को स्पेसिफिक जॉब के लिए के अंदर जो वहाँ पे उसके एस्पेक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली, और हम देखेंगे कि ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे काम किया जा रहा है इस काम की वजह से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है, जिसको जेएसए भी बोलते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बोलते हैं हम, जब हेल्थ एंड सेफ्टी की हम बात करते हैं। तो जॉब या टास्क एनालिसिस के अंदर हम उसकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक काम हो रहा है, उस काम के अंदर क्या क्या टास्क हो रहे हैं, एक मैन जॉब को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टास्क हम करते हैं ना, उसके लिए जो टास्क किए जा रहे हैं तो उनके के साथ मुंसलिक क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती हैं। देन इंटरनल सोर्सेज हमें इंस्टेंट डेटा मिल सकता है, माजी के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, कुछ स्पिलेज हुआ है, कोई और कोई मसला हुआ है, तो उसके बारे में मिल सकता है कि भाई हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, पहले पिछले हफ्ते ये मसला हुआ था, पिछले महीने ये मसला हुआ था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डाटा उन्होंने मेंटेन किया होगा हम उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन के अंदर ये सवाल भी शायद आ रहा हो कि सर हम इन चीज़ों को क्यों देख रहे हैं, हम इंटरनल सोर्सेज को क्यों देख रहे हैं। तो पहले मैंने जो आपसे बात की थी कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉसिबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। These all are the aspects of which we are basically analyzing from the sources. And when we are going to assess the sources or the aspects, then will be able to analyze the impacts of that sources. Environmental monitoring data इसमें आ जाएगा। अब मॉनिटरिंग, वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी मॉनिटरिंग करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी मॉनिटरिंग खुद भी करती है, जिससे कंटिन्यूसली हम डेटा गैदर करते रहते हैं, एयर इमिशंस का, वाटर डिस्चार्ज का, वेस्ट इन्वेशन का, एनर्जी कंजम्पशन का, इन सारी चीज़ों के बारे में रूटीन के ऊपर जो है मॉनिटरिंग की जाती है और डाटा गैदर किया जाता है। डाटा क्यों गैदर किया जाता है जी? ताकि हम अपने पास प्रॉपर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स मेंटेन करके रखें कि भाई हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को लेके ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स क्या हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रही है नहीं कर रही, जो भी होगा उसका मॉनिटरिंग से होने वो चीज़ इंश्योर होती रहेगी। द मोस्ट अपरेंट वन, रॉ मटेरियल यूज एंड सप्लाई। अब इंफॉर्मेशन जो है हमें अबाउट द यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल और उसके जो है बेसिकली सप्लाई के बारे में जो मिल सकती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स से मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल किसी एक सोर्स से आएगा, जंगल से आ रहा होगा। लेकिन दो तरह के सोर्स हमारे पास होते हैं, या तो एक फॉरेस्ट रिसोर्स हमारे पास एक चीज आती है जिसको एग्रीकल्चर रिसोर्स हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं माइनिंग रिसोर्स। या तो आप किसी चीज को उगाओगे या आप किसी चीज को जमीन से निकालोगे, इसके अलावा मुझे कोई तीसरा सोर्स आप बता दें हो ही नहीं सकता आपके रॉ मटेरियल का। या आप जिंदा चीजों से ले रहे होगे आप अपना रॉ मटेरियल, या आप जो है अपने जो है जमीन से उस चीज को जो है एक्सकवेट करके या उससे माइन करके आप निकाल रहे होगे। यूजली माइनिंग इंजीनियर्स का एक मशहूर कॉल होता है ना, इफ यू कैन नॉट ग्रो समथिंग देन इट्स बेटर यू कैन माइन इट। अगर आप किसी चीज को उगा नहीं सकते तो आप उसको जमीन से निकालो, और होता भी ऐसा ही है। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लेंगे, मतलब ये अगर आप देखें एज अ होल, तो मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है, हमने हर एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं और उसके बारे में उन्होंने जितना भी डाटा अपने पास कलेक्ट करके रखा हुआ था, तो मैंने मेरी कोशिश थी कि मैं हर एक डाटा को टच दूँ, हर एक चीज़ से मैं वहाँ पे एस्पेक्ट्स निकालूँ वहाँ से, ताकि मैं पॉसिबल इम्पैक्ट्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकूँ और उनको मिटिगेट करने के लिए मैं स्ट्रेटजी बना सकूँ, रायमल में बना सकूँ उसके लिए। अब इसकी जो है बेसिकली जो है बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने आपको जो बात अभी मैं कर रहा था उसको बेनिफिट्स के अंदर समराइज करते हैं। सबसे पहले हम क्यों कर रहे थे इसको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल रिस्क एंड ट्रैक प्रोग्रेस अपनी चेक कर सके, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके, अपनी कंप्लायंस को चेक कर सके विद रेगुलेशंस, कि हम कानून की पासदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम ऑप्टिमाइज कर सकें अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। ऑपरेशनल एफिशिएंसी से क्या मुराद है मेरा, कि हम जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आए और जितना एफिशिएंट वर्क हमारा होगा, जैसे हमने अभी एनर्जी कंजम्पशन की हमने बात की थी,
तो जितना एफिशिएंट वर्क होगा उतना ही सोर्स का मेरे पास कंजम्पशन कम होगा और उतना ही मेरी कॉस्ट रिड्यूस होगी और उतना ही मेरे लिए बेनिफिट होगा। हम रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं इससे। हम मॉनिटर कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस टुवर्ड एनवायरमेंटल गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल गोल्स हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं इंटरनल सोर्सेज से, और मिनिमाइज कर सकते हैं सप्लाई चेन रिस्क एंड डिस्ट्रप्शंस को। नाउ व्हाट आर सप्लाई चेन रिस्क? देखिए, सप्लाई चेन रिस्क क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक ईंटों का भट्टा उठा चला रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक ब्लॉक फैक्ट्री का IEE था। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन था एक ब्लॉक फैक्ट्री का। बेसिकली वो ब्लॉक्स भी बनाते थे, वो ब्रिक्स भी बनाते थे, और ब्रिक्स का काम उनका ऑलरेडी चल रहा था। तो मैं आपको ब्रिक्स की तरफ उनको लेके जाता हूँ। अब सप्लाई चेन रिस्क क्या है उनका? यूजुअली वो पिछले तकरीबन 70-80 साल से वो वहां पे ईंटों का भट्टा चला रहे हैं, और अभी वो ब्लॉक्स बनाना शुरू करना करना चाह रहे हैं। ईंटों का भट्टा वो जब चला रहे हैं, तो अगर आप देखें तो उन्होंने वो पहाड़ जो है काट 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 के मट्टी इस्तेमाल करते रहे हैं वो ईंटें बनाने बनाने के लिए, और ईंटें बना 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 के वो पहाड़ पूरे का पूरा इलाके में से उन्होंने खत्म कर दिया। मट्टी का जो पहाड़ था वो सब उन्होंने खत्म कर दिया है। अब सप्लाई चेन उनकी क्या थी? सप्लाई उनकी कहाँ से आ रही थी? उस पहाड़ से आ रही थी मट्टी की। जब उन्होंने उसका डिवास्टेटिक इफेक्ट उसको क्या था, उसको बेदरग इस्तेमाल किया तो खत्म कर दिया उन्होंने ना। और एक तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने एक और नया पहाड़ बनाया हुआ था उन्होंने, जो कचरा वो निकाल के वहां से फेंक रहे, जो ईंटें तोड़ के और करके वो सारा कुछ कर रहे थे। दिस इज अ सप्लाई चेन रिस्क। कि जब आप किसी भी रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करोगे तो आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको हर वक्त खतरा लाक होगा कि भाई ये सप्लाई चेन मेरी खत्म हो जाएगी और मेरी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। जब सप्लाई नहीं है आपके पास चीज की तो प्रोडक्शन खत्म होगी ना। और आज वो अगर ब्लॉक्स की तरफ जा रहे इसलिए जा रहे हैं कि उनके पास तो रिसोर्स नहीं रहा, आप नई ईंटें बनाने के लिए ईंटों वाला सामान तो उनका खत्म होने वाला है। तो दिस इज द रिस्क बिहाइंड ईच एंड और फैक्टर। जैसे आज हम अब जंगलात का अगर बेदरक कटाव कर रहे हैं तो कल हमारे पास जंगल नहीं बचेंगे तो हम क्या करेंगे? सस्टेनेबल यूज तो नहीं है ना। फिर आ जाते हैं जी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की भी कुछ अपने जो है वैल्यूज हैं, और उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करें तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल सोर्स से हमें मिलेंगे आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमें डेटा मिल सकता है मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, एंड पार्टनर से। मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड पार्टनर से क्या मुराद है? मैं जब चूंकि मैं जब भी कोई चीज़ लेता हूँ, मैं कोई भी चीज़ परचेज करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को परचेज करने से पहले मैं उसके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल या सर्विस के बारे में मैं जान सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ उसके बारे में। मेरा ये हक बनता है कि मैं पता करूँ उस चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे अगर इवन मैं एक जूते का जोड़ा एक मैं ले रहा हूँ तो मेरा हक बनता है मैं जानूँ कि ये जूता कैसे बना है, इसके बनने में हमारे माहौल को कितना नुकसान पहुंचा है। दिस इज बेसिकली डेटा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड पार्टनर्स। मैन्युफैक्चरर आ गया आपका बनाने वाला, सप्लायर आ गया आपको सप्लाई करने वाला, पार्टनर्स वो जिन्होंने उसके अंदर अपना अपने हाथ साफ किए, उसके अंदर उन्होंने और बेनिफिट उससे कमाया है। अब पार्टनर्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मोर इन्फॉर्म प्रोक्योरमेंट डिसीजन के लिए, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को समझने के लिए। सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के अंदर भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो लिहाजा इनके बारे में भी हमें डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन जो है वो डिफाइन करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन को किन के मुताबिक काम करना है। अब याद रखें कि जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं ना, इनके तो दो बड़े बेनिफिट्स मैं आपको अभी बताता हूँ, फिर आगे जाकर और बेनिफिट पे बात करेंगे। एक बेनिफिट इनका है यूजर के लिए है, और एक बेनिफिट है इनका प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का ये फायदा है कि प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है या करता है तो उससे पहले वो एक्सटर्नल सोर्सेज को देखता है कि आया जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, क्या मेरी वो प्रोडक्शन एक्सटर्नल सोर्सेज के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी। एक्सटर्नल सोर्स जैसे मैंने लेजिस्लेशन की बात की है, गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज की हम बात करते हैं, उनके बनाए गए जो कवानीन हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके खिलाफ तो मेरा काम नहीं होगा। और वो जब अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाएगा तो वो अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन बनाएगा।
जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है 1983 का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है हमारे पास 1997 का। दीज आर द लेजिस्लेशन हम जो हमारे कंट्री के अंदर लागू है। फिर हमारे पास एन क्यूज है, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है हमारे पास। अब जब चूंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जब काम करेगी तो उसको अपने पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर ही उसी वक्त उसको इन सारी चीजों को देखना होगा और इसके अकॉर्डिंग का काम करे, तो आगे बेनिफिट किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। यूजर के लिए ये है कि जैसे हमने कल एनवायरमेंटल लेबलिंग या इको लेबलिंग या ग्रीन लेबलिंग के बारे में हमने बात की थी, तो हम जब उसकी बात करते हैं तो जब वो प्रोड्यूसर जो है या कंज्यूमर सॉरी जब प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसके ऊपर लेबल देख सकता है कि आया ये ग्रीन प्रोडक्ट है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट तो नहीं बना हुआ। तो उनको जब इस चीज के बारे में नॉलेज होगा तो वो चीज जान सकता है, जांच सकता है इस चीज को वो भी। ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्री पब्लिकेशन उनकी तरफ से आती रहती हैं यूजुअली। ट्रेड एसोसिएशन जो होती हैं ये पब्लिकेशन अपनी करती रहती हैं, अपने डिफरेंट प्रैक्टिसेस से, अपने टेस्ट से और इन चीज़ों से ये अपने इन्फॉर्मेशन इनके पास आती रहती है और ये इसको जो है स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट चीज़ें जो है ये पब्लिश करती रहती हैं। उनसे भी आपको काफ़ी सारी बेंचमार्किंग के लिए इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब देखें दुनिया में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूं तो हम आईएसओ की बात करते हैं हमेशा, कल भी हमने आईएसओ की बात की थी। तो हम हमेशा जब भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम आईएसओ की बात करते हैं। आपके हाथ में अगर पेन पकड़ा होगा तो अगर आप पेन भी देखो, तो अगर मैं मेरे पास अभी ये डॉलर का पेन मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है तो डॉलर इज आईएसओ सर्टिफाइड। अब डॉलर के ऊपर उसकी आईएसओ सर्टिफिकेशन लिखी हुई होगी, उसका लिखा होगा कि भाई उन्होंने बड़े बड़े लगा लिखा होगा या कहीं पे भी उन्होंने लिखा होगा कि डॉलर आईएसओ सर्टिफाइड है। तो आप जब ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी का होता है तो इट्स मीन कि वो ग्रीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आईएसओ 14001 जिस प्रोडक्ट पे लिखा होगा तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर एनवायरमेंट को कंजर्व करते हुए, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के बगैर उन्होंने उस प्रोडक्ट को क्या किया, बनाया है या तैयार किया है। तो इसका ये मतलब है। पब्लिकेशन, मीडिया एंड एकेडमिक जर्नल्स। यूजली जब भी कोई न्यू आर्टिकल आता है, रिसर्च होती है, एकेडमिक जर्नल्स के अंदर इन चीज़ों के बारे में पब्लिकेशंस की जाती हैं। इन पब्लिकेशन से भी हम अपना यूजली रोज़ बरोज़ का नॉलेज हम अपना इन्हेंस कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरी लेके आ सकते हैं। और जितना हमारे पास नॉलेज होगा उतना ही प्रोफेशनली हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, और जितनी अच्छी तरीके से हम जानेंगे उतनी अच्छी तरीके से हम उनको मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी एक प्रैक्टिशनर का जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा तो तब आप इस काबिल होंगे कि उन चीज़ों को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें और उन चीज़ों को, मसाइल को क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल करने के काबिल हो सकते हैं। बेनिफिट्स की बात की जाए, सबसे पहले इन्फॉर्म प्रोक्योरमेंट डिसीजन होगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज होगा, आप जब उसकी जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी जो प्रोक्योरमेंट होगी उसके लिए जो डिसीजन होगा आपका वो इन्फॉर्म्ड होगा। सप्लाई चेन इम्पैक्ट्स के बारे में आप जानेंगे कि सप्लाई चेन के इम्पैक्ट्स क्या है। जब आपकी तक एक प्रोडक्ट पहुंचता है, प्रोडक्शन हो के जब बन के आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है, उसके दौरान वह किन किन मराहल से वो गुजर के आ रहा है और क्या क्या अपने साथ वो डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स लेके आ रहा है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कंप्लायंस रिस्क एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, बेंचमार्क कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस को। ये इंडस्ट्रियल लीडर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात है। आप अडॉप्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, अपनी अप्रोच का अपना लैमल आप बना सकते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, कवानीन को देख के, लेजिस्लेशन को देख के, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो आपको चीज़ें पता लगी हैं। आप इन्फॉर्म रहेंगे इमर्जिंग इशूज से, जब आप डिफरेंट पब्लिकेशंस को देखेंगे, जो हमने जर्नल्स की बात की कि रोज़ बरोज़ जो दुनिया में इमर्जिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इशूज आ रहे हैं, और उनके लिए जो दुनिया इनोवेटिव सोल्यूशंस को लेके आ रही है। रोज़ जब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली उसकी सोल्यूशन भी आता है उसके साथ। तो जो इनोवेटिव सोल्यूशंस वो उसके लिए लेके आ रहे हैं, आप उनके बारे में जानेंगे। और इससे होगा क्या, आपकी इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप जो है वो इनहेंस होगी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ आप जाएंगे। स्टीवर्डशिप से बोलते हैं कि स्टैंड बिहाइंड, मतलब किसी चीज के मुताबिक काम करना, उस चीज की पासदारी करना, इसको हम बोलते हैं स्टीवर्डशिप बोलते हैं। तो आपकी इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप जो है, स्टीवर्डशिप को हम बेसिकली रखवाली के पर्सपेक्टिव में भी बाज़ औक़ात बात करते हैं। जैसे चरवाहा चरवाहा होता है ना, अपने रेवड़ का की हिफाजत करते हैं, इसी तरह जो स्टीवर्ड होता है वो इसी तरह उसकी रखवाली करते हैं। तो हम अपने माहौल की रखवाली करते हैं। एक इन्वायरमेंटलिस्ट बेसिकली जो है वो जिस तरह एक चरवाहा अपने जो है रेवड़ का रखवाला है, इस तरह एक इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो अपने माहौल का रखवाला है। सो वी आर प्राउड ऑफ दैट थिंग।
अब जो बेसिकली सोर्सेज की हमने बात की है, इन सोर्सेज की बेस के ऊपर ही आगे बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन तो हमें पता चल गई कि हम इन सारे सोर्सेज से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन सोर्सेज की बेस के ऊपर हम किस तरह से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स और एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स को जान सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज की बात की है। सबसे पहले बात करते हैं जी आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। देखिए, एस्पेक्ट और इम्पैक्ट के अंदर बुनियादी फर्क तो कल मैंने आपको बताया था। जो भी एलिमेंट हो आपकी एक्टिविटी, प्रोडक्ट या सर्विसेज से जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता हो या कर रहा हो, वो आपका एस्पेक्ट है। अब हम देखेंगे कि आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को किस किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोर्सेस तो हमने इन्फॉर्मेशन के तो देखे, वो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम उनकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम किस किस तरह से उनको एस्पेक्ट्स को हम जान सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इनपुट्स एंड आउटपुट्स की। फिर बात करेंगे हम नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल कंडीशंस की, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस की, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव की, और इसके एंड के ऊपर फिर हम एग्जांपल्स लेंगे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की। सो सबसे पहले की तरफ जाते हैं जी, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। देखें, अगर आप एस्पेक्ट को जानना चाह रहे हैं कि आपके काम के दौरान क्या क्या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आपके काम से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी चीजें आपकी नुकसान पहुंचा सकती हैं आपके माहौल को, उन एस्पेक्ट्स को अगर आप जानना चाह रहे हैं, आप उन एलिमेंट्स को जानना चाह रहे हैं जो आपकी एक्टिविटीज के अंदर जो है मौजूद हैं और वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो आपको तीनों चीजें देखनी होंगी। अपनी करंट एक्टिविटीज, सॉरी पास्ट एक्टिविटीज, करंट एक्टिविटीज एज वेल एज योर प्लान्ड एक्टिविटीज, आपको तीनों चीजों को देखना होगा। अपनी पास्ट एक्टिविटीज के बारे में देखें और एवेल्युएट करें एनवायरमेंटल इनपुट्स अपने, कि माजी के अंदर आपने क्या किया, हिस्टोरिक ट्रेंड्स देखें, प्रीवियस इंटरवेंशंस देखें अब अपनी, कि आपने माजी के अंदर क्या क्या किया है, क्योंकि उन्होंने एक गहरी छाप तो छोड़ी होगी आपकी एक्टिविटीज के अंदर ना। हमारे माजी जो होता है उसका हमारे हाल और हमारे मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप होती है, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उसका। इसी तरह से जो मेरी प्रीवियस एक्टिविटीज थी, जो पास्ट एक्टिविटीज थी, उनका मेरी करंट और जो है फ्यूचर की एक्टिविटीज को बड़ा इंपैक्ट होगा, तो मुझे उनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। उनके बारे में कर कुछ भी नहीं सकता, अब मैं कर कुछ नहीं सकता उसको। मैं अपने हाल को बेहतर बना सकता हूँ, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता हूँ, बट मुझे जानना जरूरी है कि मेरा माजी में मैंने ऐसा क्या किया है। देन करंट एक्टिविटीज की बात करेंगे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और अभी जो करंट मेरी एक्टिविटीज होंगी मुझे उनके बारे में डाटा कलेक्शन करना है। और जो मेरी आगे के लिए जो प्लान एक्टिविटीज हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, जो रिस्क हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं मेरी, मैं उनको एनालाइज करूंगा। और इस तरह से मैं अपनी हर एक एक्टिविटी से उसके साथ एसोसिएटेड जो इम्पैक्ट्स होंगे उनको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। मिसाल इसको ऐसे ले लेते हैं, इनपुट हम जैसे मिसाल आपको इनपुट की मिसाल में आपको दूं, इनपुट क्या होता है हमारा जनरल, अगर आप इनको इनपुट की बात करें, इनपुट क्या है कि वो रिसोर्स जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं लकड़ी से फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है मेरी, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए मेरा इनपुट क्या है, मेरे पास आते हैं लकड़ी आती है, मेरे पास क्या आती है, इनपुट क्या है, मेरी वुड है। रिसोर्स मेरा क्या आ गया, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वुड कर रहा हूँ। अगर पास एक्टिविटी की मैं बात करूं तो वुड, अगर मैं इसके पूरे साइकिल के अंदर चला जाऊं तो वुड कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, उस सारे में उसमें अंदर जा सकता हूँ। बट मैं अगर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी उस हद तक रहूं तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो एक्टिविटी है वो कहाँ से हो रही है, वुड से स्टार्ट हो रही है। आउटपुट क्या है कि जब मैं उससे फर्नीचर बनाऊंगा तो उससे क्या क्या इमिशंस होंगे, दोज आर बेसिकली माई आउटपुट। और जो उससे वेस्ट प्रोड्यूस होगा, मैंने लकड़ी को रंधा किया, डस्ट प्रोडक्शन हुई, मैंने उसके अंदर डिफरेंट केमिकल को यूज किया, नेल्स को यूज किया, उनके अपने अपने इफेक्ट्स हैं। लकड़ी को काटने के बाद जो वेस्ट बचा मैंने उसको डंप किया, उसके अपने इम्पैक्ट्स हैं। तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हमें दोनों चीजों को देखनी है, इन दोनों को इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की इफेक्टिवनेस को जानना, इन दोनों के बारे में जानना, अगर आप इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को जो है शुरू करना चाह रहे हैं तो पहली टेक्निक आ गई आपकी जी, आपके इम्पैक्ट्स को जानने के लिए, वो है जी इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में जानना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट्स क्या हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट्स क्या हैं। दूसरा आ गया जी टेक्निक जो है नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड इमरजेंसी सिचुएशंस। इंतहाई जरूरी है कि आप
हर तरह के स्टेट के बारे में जाने, नॉर्मल स्टेट के बारे में भी जाने और एबनॉर्मल स्टेट के बारे में भी जाने। नॉर्मल क्या है? जो हमारी प्रोफेशनल ऑपरेशनल कंडीशंस होती हैं डे टू डे की, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारा बगैर किसी एक्सटेंड के जो काम हो रहा होता है। अब नॉर्मल हमने ये पहले कल भी डिस्कस किया था, जब हमारा नॉर्मल काम डिविएट हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से, उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव आता है, तो उसको हम जो है एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए, तो उसको इमरजेंसी स्टेट के अंदर हम लेते हैं। कोई एक्सट्रीम या अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, बिल्कुल ही जो आपने बिल्कुल जो है परसेप्ट ही नहीं किया था, आपकी परसेप्शन से बाहर से, जैसे हम कहते हैं ना कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन आया है, तो ये समझें कि इमरजेंसी स्टेट भी आपकी सिलेबस से बाहर की होती है। वो आपके सिलेबस में नहीं होती, वो बाहर से आ जाती है वो चीज़। और आपने क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज और कंटेंजेंसी उसके लिए प्लान बनाए हुए हैं। कंटेंजेंसी प्लान हम बोलते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम प्लान किसी भी एक्टिविटी के लिए बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेंजेंसी प्लान। हमें उनको भी एनालाइज करना है। अब चूंकि याद रखें कि जितने भी हमारे जो इफेक्ट्स होते हैं, मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है कि इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो नेशनल नहीं होते, वो इंटरनेशनल होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्वायरमेंट की तो कोई बाउंड्री है नहीं ना। आपने मुल्कों की बाउंड्रीज तो बना दी हैं, आपके कंट्रीज की बाउंड्रीज तो हैं, बट आपके जो है इन्वायरमेंट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो फिर ये क्रॉस सेक्शनल बॉर्डर्स हो गए आपके। ये क्रॉस बाउंड्री पोल्यूशन है। क्रॉस बाउंड्री मतलब जो आपके बॉर्डर्स को क्रॉस करके जो है ये पोल्यूशन जा रही है। आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज को आप शेयर कर रहे हो। कैसे शेयर कर रहे हो? मैं आपको अगर आपको बात करूं कि हमारे कितने दरिया हमारे इंडिया से गुजर के आते हैं। हम कहते हैं दरिया रावी में इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं ना। इस तरह से हम क्लाइमेट को भी शेयर कर रहे हैं। एड्रेसिंग इम्पैक्ट्स थ्रू कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हम इन इम्पैक्ट्स को, अगर हम इंटरनेशनली इनको हल करना चाहते हैं, तो हमें फिर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आपस के अंदर हम जब कॉपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसी सूरत में हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और हम इस तरह से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को डिसीजन मेकिंग के अंदर। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता होता है? उसको एड ऑन करना। हम उसको एड ऑन करेंगे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। और जब तक कि हम अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर हम इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को एड ऑन नहीं करेंगे, हम मसाइल को हल नहीं कर सकते। कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करें कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो देखें जी, दो तरह से कंट्रोल होते हैं। इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा एक कंट्रोल होता है और इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे या कोई भी कंपनी चाहे कि वो इसको कंट्रोल करना चाहती है, तो वो ख्वाह मख्वाह कंट्रोल कर सकती है। एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन खुद कंट्रोल कर रही होती है, या फिर उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे? बेसिकली एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ऑन साइट इमिशन का, शायद आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कि नहीं सुनी। ऑन साइट इमिशन से क्या मुराद होता है? वो इमिशंस जो आपकी साइट के ऊपर हो रही हैं, जो आपकी फैक्ट्री या आपकी प्रेमिसेस के अंदर से आपकी इमिशंस हो रही हैं, जो चीज़ें आपकी निकल रही हैं वहां से, वो इमिशंस मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वर्ड इमिशन का यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ गैशियस फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम इमिशंस का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आपको अपने इमिशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपको पता है कि क्या है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या आप उनको जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसकी एक्टिविटीज को? सप्लायर की। मिसाल के तौर पे आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिससे सामान खरीदते हैं आप, तो आपको जो सप्लायर है आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते। आप बोलें कि मैं तुमसे वो सामान नहीं खरीदूंगा जो सामान आपने ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट बनाया होगा, जब तक आप ग्रीन प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे हम आपसे परचेज ही नहीं करेंगे। एक प्रोटोकॉल हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसका एजेंडा 21 बड़ा मशहूर है, उसके 17 पॉइंट्स हैं। आप उसके बारे में पढ़िएगा कभी अगर आपको टाइम मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसे बोला जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर ये चीज़ भी थी कि हमने पॉवर्टी को दुनिया से ख़त्म करना है, पॉवर्टी को कम करना है, उनको लोगों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड करने हैं, और जब उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे तो जो है पॉवर्टी कम होगी।
और जब पॉवर्टी कम होगी तो लोगों का जो है डिपेंडेंसी इन चीज़ों की खत्म हो जाएगी। हम इन्वायरमेंट को तभी कंजर्व कर सकते हैं। आप अगर आप चले जाएं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ जंगलात को कटाव करके उनकी लकड़ी बेच के वो गुजारा करते हैं। ये डिफरेंट, मैं अगर बात करूं तो ऐसे जो नापेद होने वाले जानवर हैं, उन जानवरों का शिकार करके उसको जो है बाहर के ममालिक में स्मगल करके वो अपना अपना जो है रोजगार कमाते हैं। तो आपको मिसाल में आपको ले लूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको ऐसा कोई सामान आप इस्तेमाल करते हैं, आपका रॉ मटेरियल कोई ऐसा है जो ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट आ रहा है, तो आप इन्फ्लुएंस करो, भाई मुझे नहीं चाहिए ये सामान, जब तक कि आप सस्टेनेबल गोल्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे। कहने को तो बातें बड़ी आसान है, बट करने को बातें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि हर बंदा फाइनेंशियल अपने स्पोर्ट को देख रहा होता है, अपने फायदे को देख रहा होता है। ये बातें सब कहने की हद तक बड़ी आसान है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम रिसोर्स, वेस्ट, इमिशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम सप्लाई चेन्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं, फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिटी को इस चीज़ों के अंदर इंगेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब की जा सकती हैं। मैं एक छोटी सी इसकी आपको मिसाल देता हूँ, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस की, सिर्फ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की। 1960s के अंदर आपको पता होगा कि एक मशरूम होता है, उसको बोला जाता है ब्लैक मशरूम। और 1960 की दिहाई के अंदर ब्लैक मशरूम की जो मार्केट थी, उसकी जो मार्केट में आपको बताऊं कि जो फिलीपींस के अंदर या इन कंट्रीज के अंदर जो उस ब्लैक ब्लैक मशरूम 1 पाउंड की उसकी कीमत थी, वो थी $14,000। $14,000 उसकी वो उस वक्त वहां पे थी, कीमत थी। और वो पैदा होता था आपके कश्मीर के एरियाज के अंदर। अब जब क्योंकि वो कश्मीर के एरियाज के अंदर पैदा होता था, तो वहां पे लोग क्या करते थे, उसको गुर्बत है वहां पे, आपको पता है। तो वहां से वो क्या करते, वहां से जो ये ब्रोकर्स होते थे उन लोगों से खरीदते। कैसे खरीदते हैं उन लोगों से? अब वो क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं उन लोगों के पास, और वो जल्दी खराब हो जाता है अगर आप उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो। वो उनसे जो है कूड़े के दाम खरीदते, 200, 400, 500 रुपये वो किलो के हिसाब से उनसे खरीदते हैं वो। और वो लोग चुन के जो है जंगलात ऐसी जगहों से जाके चुनते जहाँ पे इंसान का जाना ही मुश्किल है, जंगलात से वो चुनते और ला के बेचते। उन्हें तो उसकी कीमत का नहीं पता था। अब ये चीज़ जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आई कि ये इस एरिया में प्रोड्यूस होता है और उनको इतना डिवास्टेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सारा कुछ हुआ। जब इंटरनेशनल ये बात उठी, तो फिर एनजीओ इसके अंदर आई और उन्होंने जाके उसके लिए काम किया। 2000 के अंदर जो है उन लोगों को जाके उन्होंने अच्छी खासी कीमत उन्हें पे करना शुरू की एनजीओ ने, जिससे उनको भी, एनजीओ को भी फायदा हो रहा था। आल्दो ये नहीं है कि वो, अब आल्दो वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट वो प्रॉफिट लेती हैं वो भी। उन्होंने अच्छी कीमत पे करना शुरू की उन लोगों को। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बना के दी, जो नहीं बेचना चाहता तो वो आप स्टोर कर सकते हैं, उसको अच्छी कीमत मिलेगी तो वो करेंगे। उन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए कि आपने सारे का सारा नहीं तोड़ना, आपने सारी तबाही नहीं करनी, इस तरह के उन्होंने प्रोग्राम्स उनके लेके आए। कब लेके आए? जब इन्फ्लुएंस हुआ, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस हुआ उसके ऊपर, आपके कंज्यूमर का इन्फ्लुएंस हुआ, आप ये परचेज करने वाले बंदे का इन्फ्लुएंस हुआ, तब वो बीच में पड़े और वो चीज़ें जाके हुई। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और जब आप कम्युनिटी को इंगेज करोगे तो उसको इंगेजमेंट तभी हो सकती है कम्युनिटी की, जब आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे। और अवेयरनेस कब आती है? जब आप किसी को ट्रेन करते हैं, जब आप किसी को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। चौथी टेक्निक है जी, यूजिंग अ लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। हम एस्पेक्ट्स को जानने के लिए चौथी टेक्निक यूज करते हैं, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव की। अब ये बड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसके अंदर आपके जो है सारी अप्रोचेज हम यहाँ पे लेते हैं। आपका कंसिडर, सप्लायर को भी कंसिडर करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर करेंगे हम, इवन डिस्पोजल तक। एक चीज़ के पैदा होने से लेके उसके खत्म होने तक, डिस्पोज होने तक, जितने भी इम्पैक्ट्स हैं उन सबको हम लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये ब्रॉडर अप्रोच है, ये फिर छोटी अप्रोच नहीं है, ये एक बड़ी अप्रोच है। इससे आइडेंटिफाई हो जाती हैं जी अपॉर्चुनिटीज। आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको इन्हेंस कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, और इससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट्स को, क्योंकि ये बड़ी एक बेहतरीन अप्रोच है। मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगती है वो लाइफ साइकिल परस्पेक्टिव की लगती है, क्योंकि इसके अंदर आप इनपुट्स एंड आउटपुट्स को भी ले आते हैं, नॉर्मल एब्नॉर्मल कंडीशंस को भी आप देख लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस को भी देख लेते हैं। मेरे नज़दीक की सारी अप्रोचेस, जब आप लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो ये होलिस्टिक अप्रोच आती है। इसके अंदर आपका सप्लायर भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी आ गया, डिस्पोजल भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच और बेस्ट अप्रोच है। अगर आप एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं और आप इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। जैसे मैंने आपको बात की ना
कि इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है। अगर मैं लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव की मैं बात करूंगा, जब अगर हम लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव को यूज करें, तो लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव जैसे मैंने आपको बोला कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, और इसकी जब हम काम करेंगे इसके ऊपर, तो हम 5 स्टेप्स के अंदर काम करेंगे इसके ऊपर। इन 5 डिफरेंट स्टेप्स हम इसके ऊपर काम करेंगे। स्टेप 1 हमारा होगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें सप्लायर एंड रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन के बारे में सोचना होगा, ये देखना होगा। अगर आप लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सप्लायर एंड रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन को देखना होगा कि आया आपको जो सप्लायर है वो कैसा है। आप ऐसे सप्लायर को सिलेक्ट करें जिसकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को लेके। आप जब भी कुछ जो है सप्लायर अपना चूज करें, उस सप्लायर की पहले पूरी पॉलिसी को बारे में जानें, उस सप्लायर के बारे में जानें ये सप्लायर कैसे काम करता है। जैसी बात है, वो सप्लायर उस चीज को कहीं से लेके आएगा ना। आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने काम के लिए, वो सप्लायर कहीं से लेके आएगा। वो कहाँ से लेके आता है भाई? इलीगल ट्रेड तो नहीं कर रहा वो ट्रांसबॉर्डेड मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट तो नहीं कर रहा, वो इंडेंजर स्पीशीज के ऊपर काम तो नहीं कर रहा। देन इनकरेज करें सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल मटेरियल्स या प्रैक्टिसेस को, ताकि आप रिड्यूस कर सकें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। देखें, रिन्यूएबल मटेरियल्स के ऊपर हमने पहले भी भिन्न दिन बात की, दूसरे दिन ही बात की, और हमारा सबसे बड़ा फोकस ही इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर है। जब तक हम रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर नहीं आएंगे, उस वक्त तक हमें जो है अपनी सप्लाई चेन के ऊपर रिस्क ही रहेगा। जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात की ना, रिस्क और सप्लाई चेन। जब तक हम रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर नहीं आएंगे, तो हमें हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। जैसे मैं मिसाल में आपको देता हूँ कि आपके अंदर, आपके घरों में जो मीथेन गैस आता है, ये सुई के मुकाम से आता है, बलूचिस्तान से आता है मोस्टली, पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। अब वहां पे जो है उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी थी ना, एक क्वांटिटी आपके पास थी, और वो क्वांटिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अभी एक करंट रिपोर्ट ये है कि 2030 तक उसके अंदर हम तकरीबन 90% उसको कंज्यूम कर चुके होंगे। 2030 तक हम 90% से कंज्यूम कर लेंगे। ये एक रिसर्च है। तो फिर आप क्या करोगे उसके बाद? एनर्जी सोर्स तो आपका खत्म हो गया, जो मोस्टली सबसे बड़ा सोर्स है हमारा एनर्जी का, वो तो अब खत्म हो रहा है। देन व्हाट विल यू डू? फिर क्या होगा उसके बाद? तो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना है। तो आप इनकरेज करें अपने प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, और कोलैबोरेट करें इंप्रूव करने के लिए एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को। किससे कोलैबोरेट करें? सप्लायर्स के साथ, क्योंकि आपका काम सारे का सारा बेस कर रहा है सप्लायर के ऊपर। तो सप्लायर के साथ कोलैबोरेट करें ताकि इंप्रूव कर सकें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, और रिड्यूस कर सकें एनर्जी कंजम्पशन को, वेस्ट सॉरी वाटर यूजेज को, एंड वेस्ट जनरेशन को। आपको कोलैबोरेट करना होगा, आपको उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना होगा। जब आप चीप किसी से खरीदोगे, कम दामों में किसी से कुछ चीज खरीदोगे, तो उसकी तो कोशिश यही होगी कि वो कम दामों में उसको प्रोड्यूस करे। आपको उन्हें बेनिफिट देना होगा, तब जाके आप इस चीज की उनसे उम्मीद रख सकते हो। तो सप्लायर एंड रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन की बात आ गई, स्टेप 1। दूसरा आता है जी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब जब चीज आपके पास आ जाएगी, तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन होगी, उसकी मैन्युफैक्चर होगी वो। अब प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की हम बात करते हैं, तो आप इंप्लीमेंट करें इको डिजाइन प्रिंसिपल्स को। इको डिजाइन, एनवायरमेंटल डिजाइन, वो डिजाइन जो एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप को फोकस के ऊपर करके बनाई हुई है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फोकस करके बनाए गए हैं। हर एक चीज के लिए आप जो डिजाइनिंग करें, उसका प्रोडक्शन जो डिजाइन बनाए, प्रोडक्शन के लिए जो उसकी स्टेजेस आप बनाएं, जो टेक्नोलॉजी आप उसके लिए यूज करें, वो क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि आप स्टेब्लिश कर सकें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का क्या फायदा होगा आपका? आपका ये फायदा होगा कि आप मॉनिटर कर सकेंगे अपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस करने जो आपकी आ रही होगी। तो लिहाजा जब आपने एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, रॉ मटेरियल आपने अच्छा खरीदा है, अच्छे सप्लायर से खरीदा है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपने खरीदा है, तो अब ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर आके उसका कबाड़ा निकल जाए। अब प्रोडक्शन के अंदर भी जो आप प्रैक्टिसेस उसके लिए अपनाओगे, वो क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, और इको डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने वो चीज़ अब तैयार करनी है।
अब जब चीज आपने इको डिजाइन प्रिंसिपल पे बनाई होगी तो उसका एक दूसरा बेनिफिट ये होगा कि उसकी वर्किंग के दौरान भी आपको कम मसाइल आएंगे। मिसाल इको डिजाइन की मैं मिसाल देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल कार्स की। इलेक्ट्रिकल कार्स को इको डिजाइन प्रिंसिपल पे बनाया गया है ना, वो सोलर से चार्ज हो जाती हैं, वो कम से कम एनवायरमेंटल जो है उनका रिलीज है। इवन इवन वो धुआं तो पैदा ही नहीं करती, धुआं तो है ही नहीं है उनके अंदर। तो दिस इज एन इको डिजाइन। आपने वो डिजाइन बनाया उस चीज का जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम हो। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब उस चीज को बनाने के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब ऑप्टिमाइज करें अपने ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को, मेथड्स को, ताकि आप रिड्यूस कर सकें फ्यूल कंजम्पशन को एंड एमिशंस को। अब ट्रांसपोर्टेशन के कई रूट्स हैं। आप ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, आप मेरीन ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, आप एयर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो और आपको लगे कि ये मेरा कॉस्ट इफेक्टिव है। किस लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव है? इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। ये कम रास्ते से चला जाएगा, इस ट्रांसपोर्टेशन से तो मेरा क्या होगा, ज़्यादा सामान भी चला जाएगा मेरा, और इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान होगा। इम्प्लीमेंट करें लो इमिशन ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस को, जैसे मैंने बात की, और कोलैबोरेट करें विद लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के साथ टू अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाले कौन होते हैं? जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के मौके प्रोवाइड करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाता है जी यूज एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं। अब जब आपने जो है एक रॉ मटेरियल भी लेके एक प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट को बनाने के बाद अपने उसके यूजर तक उसको आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद अगली स्टेज आती है उसके इस्तेमाल की। अब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। वो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो प्रोडक्ट अब यूजर के पास किया, अब यूजर उसको इस्तेमाल करेगा। तो डिजाइन जो है एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए आपका। वो कम से कम एनर्जी पे आपका वो चीज चले। ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जो एक कम से कम कुछ अरसा निकाले। क्योंकि जल्दी खराब हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। आपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया अगर, तो वो उस यूजर को नया खरीदना पड़ेगा। जब बार बार वो नया खरीदेगा, इससे भी एक्सेसिव वेस्ट जनरेशन होती है। वेस्ट जनरेशन भी होगी, एनर्जी कंजम्पशन भी अगेन होगी, नया रॉ मटेरियल की ज़्यादा यूजेज भी होगा आपको। सब कुछ होगा। तो पहली दफ़ा अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो आप इन मसाइल से पहले बच सकते हैं। आप उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करें प्रॉपर यूज़ के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, डिस्पोजल के बारे में भी आप गाइड करें कि आया आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे गाइड करना है। और प्रमोट करें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन क्या है? कि आप उनको उसके सेफ यूज़ के बारे में बताएं कि अगर आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर यूज़ के बारे में बताएं, तो ये आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलेगा। जैसे मैं अगर आपको मैं आईफोन की एग्जांपल लेता हूँ, ब्रांड है, क्यों ब्रांड है? इवन मैं आपको उसके लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो आपका एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन अगर 2 साल में आपका जो है बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी 50% रह जाती है एक एंड्रॉयड फ़ोन की 2 साल में। वहीं पे आपका आईफोन 10 साल में भी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं आता। क्यों? उन्होंने एफिशिएंट और ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। इवन में उसकी बैटरी की आपको एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, यूजुअली हम लोग को कहते हैं कि बैटरी बहुत जल्दी खराब होती है, ये होता है वो होता है। बट उन्होंने बैटरी के अंदर भी उसके उसके जो है इको डिजाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या किया उन्होंने, उसके अंदर भी एक सेंसर उन्होंने ऐसे लगाया कि 80% चार्जिंग के ऊपर अगर आपका फोन जाके हीट अप हो जाता है, अगर आपने उसको 80% चार्जिंग पे वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मजीद वो चार्ज ही नहीं करेगा आपके फोन को। दिस इज द प्रॉपर यूजर प्रिंसिपल। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ चीजें, कुछ एफिशिएंट यूज के अंदर जो है कुछ उसके अंदर जिद्दत लेके आ सकते हैं, कुछ इनोवेशन लेके आ सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, कम से कम वेस्ट जनरेशन हो। फिर यूजेज के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमेशा हर चीज़ ने ख़त्म होना है, फना होना है, डिस्पोजल की ज़रूरत पड़ेगी। अब डिस्पोजल की बात, अब जब ये कहेंगे एंड ऑफ लाइफ जब उस प्रोडक्ट का हो जाएगा, चाहे वो 8 साल चलाए, चाहे 10 साल चलाए, चाहे वो प्रोडक्ट हमारा 20 साल चलाए, उसके बाद भी तो उसको डिस्पोज तो आपने करना ही है आल दो। तो जब डिस्पोजल की हम बात करेंगे तो आया हम कैसे डिस्पोज करेंगे उसे? तो सबसे पहले जो डिज़ाइन करें अपने प्रोडक्ट्स को फॉर इजी असेंबली, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग के लिए, कि उनको इजीली डिसअसेंबल किया जा सके, रिपेयर किया जा सके और रिसाइकिल किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट कोई ओपन ही ना कर पाए और उसकी रिपेयरमेंट पॉसिबल ही ना हो। तो आपका प्रोडक्ट रिपेयरेबल हो, ताकि उसको रिपेयर करके दोबारा यूज किया जा सके अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट उसके अंदर आ जाता है।
टेक बैक प्रोग्राम्स को आप ले सकते हैं। आप रिसाइकलर्स के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट्स वापस आपके पास आ जाएं। मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने ये ऑफर दी हुई अपने अपने यूजर्स को कि आप जब इस प्रोडक्ट को फेंकने लगें, आप इस प्रोडक्ट को जब डिस्कार्ड करें तो आपने बाहर डिस्कार्ड नहीं करना, आपने इस प्रोडक्ट को वापस कंपनी में वापस भेज देना है। तो उससे क्या होगा, हम आपको कुछ ना कुछ पे बैक कर देंगे। मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ये प्लास्टिक बॉटल है एक मेरे हाथ में। तो इस प्लास्टिक बॉटल को जब मैंने पानी पिया, तो पानी पी के मैं रास्ते में फेंकने के बजाय, आप जर्मनी के अंदर और कई कंट्रीज में से हो रहा है, मैं इसको वेंडिंग मशीन के अंदर अगर डाल देता हूँ तो वेंडिंग मशीन मुझे इसके एवज पैसे देगी। अब क्या हुआ, वो प्लास्टिक बॉटल वापस मेरे पास आ गई है, मैं उसको रिसाइकिल करके उससे नई प्रोडक्ट बना सकता हूँ, दोबारा बना सकता हूँ कुछ ना कुछ। अगेन मैं आपको एग्जाम्पल, एक टीवी है, वो टीवी मैंने यूज किया, अब खराब हो गया है और मैं फेंकना चाह रहा हूँ उसको, नया लेना चाह रहा हूँ। तो मैं बाहर बाहर फेंकने के बजाय, कबाड़ में बेचने के बजाय, मैं वापस मैं कंपनी को बेचता हूँ और कंपनी मुझे उसकी एवज पे कर देती है, और कंपनी उसके पार्ट्स को निकाल के दोबारा इस्तेमाल कर सकती है जो उसके ठीक पार्ट्स होंगे। मेरा भी फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा। दिस इज अ इसको हम बेसिकली अपने एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल यूज बोलते हैं इसको। और इससे जब इस तरह की हम चीज़ें करेंगे तो हम इंकरेज कर सकते हैं चीज़ों के रिसाइकलिंग मटेरियल को भी, न्यू प्रोडक्ट्स को भी, और उसके एफिशिएंट यूज़ को भी। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के प्रिंसिपल जो 3R का कॉन्सेप्ट है, हम इसको अपना सकते हैं। फिर 3R का कॉन्सेप्ट इस सूरत में हो सकता है, इससे क्या होगा, वर्जिन रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन होगी वो कई गुना कम हो जाएगी। वर्जिन रॉ मटेरियल वो है कि नया रॉ मटेरियल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पुरानी चीज़ों से ही नई चीज़ें बना सकते हो। आपको हर बार बार एक प्रोडक्ट बनाने के लिए नए सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको हर चीज़ नई 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 लेनी पड़ेगी। हमारे पास ये एक बेहतरीन टेक्निक है। और एलसीए याद रखें कि सबसे बेहतरीन टेक्निक है, अगर आप किसी भी चीज़ के एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे नज़दीक सबसे जो बेहतरीन टेक्निक है वो है एलसीए की। तो एस्पेक्ट्स को हमने जान लिया। अब जब हमें एस्पेक्ट के बारे में पता चल गया है, तो अब हम बात करते हैं जी इम्पैक्ट्स के बारे में। तो एस्पेक्ट को जानने के लिए हमने टेक्निक्स हमने पढ़ी, हमने 3 डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया, सॉरी 4 डिफरेंट टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया एस्पेक्ट्स को जानने के लिए, जिसके अंदर बेस्ट टेक्निक का मैंने आपको बोला कि वो क्या था, एलसीए था हमारे पास। अब हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे एसोसिएटेड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। देखें, जब भी कोई एक एस्पेक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, उसका असर भी तो होगा ना। चाहे आपने एयर पोल्यूशन की है, आपने वाटर पोल्यूशन की है, आपने लैंड पोल्यूशन की है, अब उनके कोई ना कोई इम्पैक्ट्स भी होंगे, असर असर भी होंगे, उनके उनके आगे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। इम्पैक्ट्स क्या, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके अब नताइज भी होंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो जो बेसिकली 3 डिफरेंट हम उसके लिए मॉडल यूज करते हैं। एक है जी सोर्स पाथवे रिसेप्टर मॉडल है, एक है जी नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं हम उसके बारे में, और एक है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स की सूरत में हम जो है इम्पैक्ट्स को जानते हैं। इसको टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स हम वो कह सकते हैं इनको। तो तीनों को एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट या मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की मैं बात करूं, तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं जी सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन को। इससे हमें पता चल जाएगा क्या आ रहे हैं उसके ऊपर, और इसके बारे में हम फिर बात कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो इन तीनों टेक्निक्स को देखते हैं। सोर्स पाथवे रिसेप्टर मॉडल क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं जी सोर्स क्या है। सोर्स की मैं बात करूं तो सोर्स वो चीज होगी जहां से वो प्रॉब्लम मेरे लिए जनरेट हो रहा है, वो मेरे पास क्या होगा, उसका सोर्स होगा। ठीक हो गया। जो जहां से प्रॉब्लम मेरे पास जनरेट होगा, वो चीज मेरे पास क्या होगी, सोर्स होगी मेरे पास। मिसाल में ऐसे ले लेता हूँ, सोर्स मेरे पास क्या आ गया, एक एज पर एग्जांपल एक आ गई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी आ गई, और उससे इमिशन हो रहा है SO2 का, ये मेरे पास क्या आ गई, सोर्स आ गया। फिर आता है ये पाथवे। पाथवे वो सोर्स जो है किस रास्ते के थ्रू आप तक पहुंच जो है उस चीज को पहुंचाएगा, वो रास्ता क्या होगा। मिसाल के तौर पे जैसे SO2 की मैंने बात की, इंडस्ट्री से इमिशन हो रही SO2 की, तो SO2 कहाँ पे जाएगा, एयर के अंदर जाएगा। तो पाथवे क्या हो गया आप तक पहुंचने का, उस SO2 का एयर हो गया। रास्ता क्या होगा उसका, हवा, हवा के थ्रू अब तक आ रही है। सोर्स क्या था, इंडस्ट्री से निकलने वाला SO2 सोर्स था आपका। पाथवे क्या आ गया आपका, हवा आ गया। ठीक हो गया।
और रिसेप्टर मॉडल के अंदर हम आगे अगली चीज आ जाती है, तीसरी चीज आ गई है रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब वो चीज जिसपे जाकर उससे असरअंदाज होना है। वो SO2 जाके लोकल कम्युनिटीज को अफेक्ट कर सकता है, इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। लोकल कम्युनिटीज के अंदर इंसान, हशरात, इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो सोर्स वो चीज, वो जगह जहां से मसला जनरेट हो रहा है, पाथवे जिस रास्ते के थ्रू वो आप तक पहुंच रहा है, और रिसेप्टर जिस चीज को जाके वो अफेक्ट करेगा। दिस इज बेसिकली अ सोर्स पाथवे रिसेप्टर मॉडल। अगला है जी, नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन क्या है? जैसे हमने बार बार इसके बारे में पहले ही बात की, हम नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में। नॉर्मल कंडीशन वो होती है जब हमारा हर काम स्मूथली चल रहा होता है, दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन वो होती हैं जब हमारी नॉर्मल कंडीशन डिविएट हो जाती हैं, जैसे कोई हादसा क्रिएट हो जाए, पोटेंशियल इमरजेंसी का हमारे पास आ जाए, जैसे एबनॉर्मल कंडीशन। और हर कंडीशन जो है वो लीड करती है डिफरेंट इम्पैक्ट्स की तरफ। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होंगी तो वो उनको कंट्रोल कर सकता है। अगर उनके पास अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो एबनॉर्मल कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जब भी कोई इन्वायरमेंटल एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे, वो कुछ रिलीज करेगी। मिसाल के तौर पे मैं सिंपल एक बात करता हूँ कि आपकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो आपका केमिकल प्लांट है आपका, वो नॉर्मली जब काम करता है तो स्मूथली आपका काम चल रहा है। बट इन एबनॉर्मल कंडीशन क्या हुआ, आप एक केमिकल प्लांट के एक टैंक से जो है केमिकल रिलीज हुआ है, और वो केमिकल जो है जमीन के ऊपर फैल गया है और जमीन के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया जमीन ने उसको। नाउ दिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, एबनॉर्मल कंडीशन है। अब जो जमीन के अंदर उसने एब्जॉर्ब किया है, तो आप उसकी आप हम देखेंगे अब उसकी नेचर क्या है उस केमिकल की। वो एसिडिक था। एसिडिक था तो उस एनवायरनमेंट को पूरे का पूरा वो बंजर बना देगा, एसिडिक सॉइल कर देगा। वो लिचेट की फॉर्म में जमीन के अंदर जा सकता है। लिचेट क्या होता है? लिचेट बेसिकली रिलीज, हम जब भी किसी भी मवाद का, जहरीले मवाद का जब हमारे पास रिलीज होता है जमीन के अंदर, वो धंस जाता है, तो उसको हम लिचेट का नाम देते हैं हम। केमिकल्स को जब, या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, मोस्टली इसको वेस्ट के जुमरे में लिया जाता है। जब हमारे पास लिक्विड वेस्ट जमीन के अंदर जाता है उसको हम लिचेट का नाम देते हैं। तीसरा आ जाता है जी हमारे पास असेस पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स को बात करते हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट्स को जब वो असेस कर सकते हैं, कर रहे हो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पोटेंशियल सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे उसका रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, इससे रेगुलेटरी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर इंक्रीज आ सकता है। और एडिशनली अगर बात की जाए तो करंट कंट्रोल जो होते हैं उसके, उनको भी असेस करना चाहिए ताकि वो डिटरमाइन कर सकें कि वो जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने के मुतनाज़े हैं, क्या उसके काबिल हैं कि नहीं है आपके पास। तो इसकी बुनियाद के ऊपर भी हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देख सकते हैं। अगर मेरे पास जो वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स को या कम्युलेटिव इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कंट्रोल अप्लाइड नहीं है, तो मुझे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उस सूरत में मैं फिर इम्पैक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो मेजर तौर पे जो हमारे पास मेन मॉडल है वो है जी सोर्स पाथवे रिसेप्टर मॉडल। इसकी बेस के ऊपर हम फिर जो है इम्पैक्ट्स को जानते भी हैं और उसको फिर क्या करते हैं, कंट्रोल करने के काबिल भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट या मैनेजमेंट स्टडीज की बात करें, सबसे पहले तो जो है आप इम्पैक्ट्स की टाइप्स को वैल्यूएट अगर आप करना चाहते हैं और आप उनको सब्सटीट्यूशन के लिए उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप वैल्यूएट करें कि सबसे के इम्पैक्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो आपने देख लिए, आपने इम्पैक्ट्स को देखा, असेस करें अपने कंट्रोल्स को कि क्या आपके कंट्रोल्स उन इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने के काबिल हैं। हम आगे न्यूमेरिकल डाटा को देखेंगे कि हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर डिवेलप करें स्ट्रेटजीज को ताकि आप मिटिगेट कर सकें और प्रिवेंट कर सकें उन चीज़ों को जो है वो वहाँ पे फैलने से, या वहाँ पे उन चीज़ों मसाइल को पैदा होने से। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में हम अभी न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हैं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, और पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला, एस्पेक्ट क्या है आपके पास जी, एनर्जी कंजम्पशन, जैसे इंस्पेक्ट, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके पास? इम्पैक्ट एनर्जी कंजम्पशन का क्या होगा?
जब भी आप एनर्जी कंजम्पशन करेंगे वो ग्रीन एनर्जी नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होंगे, रिसोर्स डिप्लेशन होगा, वाटर यूज। वाटर यूज के साथ क्या क्या आपके साथ हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, वाटर स्केर्सिटी हो सकता है, डिप्लेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है, वेस्ट जनरेशन। वेस्ट आप जो है आप फिर डंप करेंगे, जा किसी लैंडफिल के अंदर करेंगे, पोल्यूशन क्रिएट होगी। इमेजिन टू एयर हो सकता है, किसी भी चीज़ की बात में यहाँ पे जनरल बात करें कि स्पेसिफिक बात नहीं करें किसी एक चीज़ की, मैं कैटेगरीज को ले रहा हूँ, किसी एक चीज़ को नहीं ले रहा। इमेजिन टू एयर हो रहा है तो वो SO2 का है, NO2 का है, किसी भी चीज़ का है, तो एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। किसी चीज़ को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ वाटर के अंदर, तो वाटर पोल्यूशन, एक्वाटिक लाइफ डिग्रेड हो सकती है। मैं एक्सेसिव यूज ऑफ रॉ मटेरियल कर रहा हूँ, तो रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं लैंड यूज का जो है कोई अनकंट्रोल यूज कर रहा हूँ मैं लैंड का, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रही है। नॉइस पोल्यूशन है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन हेल्थ को। हैबिटेट डिस्टर्बेंस है, हैबिटेट किसी चीज़ का मस्कन जो होता है वो मोस्टली डिस्टर्ब होता है जब हम वहाँ पे डिफोरेस्टेशन करते हैं या ह्यूमन इंटरवेंशंस करते हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। स्पीशीज डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब वो स्पीशीज वहाँ पे रहने वाली चीज़ें उस एरिया को छोड़ के जा रही हैं। हजार्डस सब्सटेंसेस को अगर यूज़ किया जा रहा है, कुछ कोई भी हो सकता है उसके अंदर, उससे कंटेमिनेशन हो सकती है, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको एक आगाही देने की कोशिश की, थोड़ा आपको आपको बताने की कोशिश की कि एस्पेक्ट और इम्पैक्ट्स किस तरह से हम लिख सकते हैं या किस तरह से होते हैं, थोड़ा उसके बारे में आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अच्छा, बात करते हैं सोर्स पाथवे रिसेप्टर मॉडल की, बात करते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट असेसमेंट के अंदर, उसको अब डिटेल के अंदर थोड़ा उसको देखते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में और मिटिगेट करने में रिस्क को। और मॉडल कंपोनेंट्स हमारे पास सोर्स, पाथवे और रिसेप्टर, जैसे हमने डिस्कस किया। यहाँ पे इसके लिए भी कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं आपको समझने के लिए। सोर्स, पाथवे एंड रिसेप्टर की मैं बात करूंगा। सोर्स यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहला सोर्स आपको लिखा, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी की मैंने बात की, इमेजिन की SO2 की। इंडस्ट्रीज जो फैसिलिटी SO2 का इमेजिन जो है, मतलब मैं मिसाल ले लें तो इंडस्ट्री आपका सोर्स है, और उससे जिस चीज़ का इमिशन हो रहा है वो SO2 का है, तो इसको हम ले लेंगे सोर्स। पाथवे से क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है जब एक चीज़ जो है गैशियस फॉर्म में है, तो गैशियस फॉर्म में चीज़ जब जाएगी तो हवा के अंदर जाएगी, एयर में जाएगी, तो एयर डिस्पर्शन उसका होगा, ये आ गया उसका पाथवे। सोर्स आ गया इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इमिशंस, पाथवे आ गया एयर उसका आ गया। रिसेप्टर से कौन सा होगा, जाके ये किसको असरअंदाज करेगा, लोकल कम्युनिटीज को या इकोसिस्टम को जाके असरअंदाज करेगा। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री, ये आ गया सोर्स आ गया आपका। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री आ गया, क्या आ गया, सोर्स। पाथवे क्या होगा इसका, जाहिर सी बात है कि अगर वाटर है तो ये फिर सरफेस वाटर के अंदर जाएगा या ग्राउंड वाटर के अंदर जाएगा, दोनों का अफेक्ट कर सकता है, इसके दोनों पाथवे हो सकते हैं। इसका रिसेप्टर कौन होगा जी, इक्वेटिक इकोसिस्टम या डाउनस्ट्रीम यूजर्स। डाउनस्ट्रीम यूजर वो बोलते हैं जो कि नदी नालों में से पानी भर के कम्युनिटीज अपना काम चलाती हैं, और उसमें से अगर आप किसी चीज़ छोड़ रहे हैं, वो अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अफेक्टेड पानी को, तो वो बीमार हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट, इट्स बेसिकली सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसाइल का इस कंस्ट्रक्शन साइट प्रॉब्लम होती है। इसका पाथवे हो सकता है, मैं अगर मैं बात करूँ तो सॉइल एरोजन हो सकता है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये सारे इसके पाथवे हो सकते हैं। इसके मैं अगर रिसेप्टर की बात करूँ, तो बेसिकली इसके अंदर जो रिसेप्टर मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डाउनस्ट्रीम वाटर बॉडीज आ जाएंगी, इकोसिस्टम आ जाएगा। केमिकल स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें तो इसका रिसेप्टर पाथवे हमारे पास आ जाएगा। केमिकल स्टोरेज फैसिलिटी है ना, तो केमिकल्स बेसिकली स्टोर करिए तो उसका स्पेल हो सकता है, लीक्स हो सकते हैं इसके। और इसका रिसेप्टर कौन होगा, बेसिकली आपके पास आ जाएगा सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, मुस्पेल सॉइल के अंदर जा सकता है या ग्राउंड वाटर के अंदर जा सकता है। लैंडफिल की बात करें, जहाँ पे हम कचरा अपना एक जगह पे ढेर पे फेंकते हैं और ये कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, तो उससे लीचेड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जो लिक्विड उसमें से निकलता है वो ज़मीन के अंदर जा रहा होता है और आपकी ग्राउंड वाटर को जाके वो ख़राब कर रहा होता है। लॉगिंग ऑपरेशंस, जंगलात का कटाव, जंगलात के कटाव से हमारा पाथवे क्या होगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड सॉइल कंपैक्शन। अब उससे क्या होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम तबाह होगा। रिसेप्टर कौन सा आ गया आपका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका आ गया। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वहीकल शिप्स या ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
इसका अगर पाथवे की बात की जाए तो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टू द फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, एयर इसका पाथवे आ जाएगा। और इसका रिसेप्टर कौन होगा? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सोर्स आ गया हमारे पास। पाथवे इसका आ गया जी, न्यूट्रल रन ऑफ एंड पेस्टिसाइड यूज, लैंड के ऊपर इसका पाथवे आ जाएगा। लैंड एनवायरनमेंट को खराब करेगा जी, वाटर एनवायरनमेंट को भी कर सकता है। और इसका जो फिर इसी वजह से हम कहते हैं कि इक्वेटिक इकोसिस्टम एंड सॉइल या ग्राउंड वाटर दोनों चीज़ों का इसका क्या होगा, वो इसके रिसेप्टर्स होंगे इसके। तो बेसिकली इस तरह से हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, और फिर इसकी बेस के ऊपर हम जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं। अब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट अगर मैं इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इमेजिंग की बात करूं तो एयर पोल्यूशन, हेल्थ इंपैक्ट्स एंड एसिड ड्राइनेस की वजह से हो सकता है। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज की मैं बात करूं तो इसकी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट अब मुझे पता चल गया है, इसका पाथवे सोर्स मुझे पता लग गया है, पाथवे भी पता है, रिसेप्टर भी पता है। उसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फैक्ट्री होता है, ये पानी के अंदर जब जाएगा तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, यूट्रोफिकेशन क्रिएट कर सकता है, कंटामिनेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसकी बेस पे फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से पॉसिबल इफेक्ट इस चीज़ों से निकल सकते हैं। और फिर इस चीज़ के ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑफ रिसेप्टर्स एट रिस्क, कि इसकी बेस के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स एट रिस्क हैं। जैसे हमने रिसेप्टर्स की बात की ना, वो लोग जो इसको जो है बेयर कर रहे हैं, जो बर्डन बर्दाश्त करने वाले हैं, जो डायरेक्टली जाके अफेक्ट होते हैं इसके, वो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। सोर्स, पाथवे, रिसेप्टर, जिस तक वो मसाइल पहुंचा है। जैसे हमने यहाँ पे बात की, इकोसिस्टम की बात की, उन चीज़ों की बात की, तो उसके फ्लोरा, फाना, वाटर कोर्स एंड लोकल पॉपुलेशन, या जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ्लोरा, वो हम वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, फ्लोरा बोलते हैं वेजिटेशन को, प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स में वेजिटेशन इसमें आ गया। फौना एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसेप्टर्स हो सकते हैं इन चीज़ों के। वाटर कोर्स में रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स हमारे पास आ जाते हैं। और लोकल पॉपुलेंस के अंदर हमारे पास ह्यूमन कम्युनिटीज आते हैं। तो याद रखिए इन सारी एक्टिविटीज के अंदर जो है ये चार ही रिसेप्टर होते हैं, इसके अलावा और कोई रिसेप्टर हो नहीं सकते। जब इकोसिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं। तो ये चार तरह की चीज़ें हमारे पास जो है, ये कैटेगरीज के लोग हमारे पास, ये चीज़ें ये इफेक्ट हो, या फ्लोरा अफेक्ट हो रहा होगा हमारी उस एक्टिविटी से, या फोना अफेक्ट हो रहा होगा, या वाटर कोर्स अफेक्ट हो रहा होगा, या लोकल कम्युनिटीज अफेक्ट हो रही होंगी। अब देखें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी बेसिकली डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट की। देखिए, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई उसकी सिग्निफिकेंट अहमियत होती है। कुछ चीज़ें ज़्यादा अहमियत की काबिल और काबिल होती हैं, हामिल होती हैं, या कुछ चीज़ें कम अहमियत की हामिल होती हैं। अब जो चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी तो उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। इस चीज़ की जो है बड़ी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ की बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसी तरह से जो एस्पेक्ट्स या इम्पैक्ट्स होते हैं, इनके अंदर भी कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। कैसे सिग्निफिकेंट होते हैं? जो ज्यादा पोटेंशियल इफेक्ट्स क्रिएट करने वाला होगा, ज्यादा तबाही क्रिएट करने वाला होगा, वो उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। और उसको हमने उतने ही जल्द जल्द अज जल्द हमने उसको कंट्रोल करना है। एक वो मसाइल जो मसला तो है बट इतनी जल्दी उसका फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आएंगे, तो हम उसको जो है डिले कर सकते हैं उसके उसके कंट्रोल को। बट एक उस चीज़ के कंट्रोल को डिले नहीं कर सकते जिसका पता है हमें कि ये हार्मफुल इफेक्ट्स को क्रिएट करने में टाइम ही नहीं लगाएगा, चुटकियों में ही हमारे लिए कोई ना कोई मसला क्रिएट कर देगा। तो फिर इसके लिए रिस्क लेवल्स को देखना बड़ा जरूरी है, वो क्या है उनको डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ इनपुट एंड सेंसिटिविटी टू रिसेप्टर हम देखेंगे। और बिजनेस कंसर्न, लीगल रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस को देखना भी बड़ा जरूरी होता है इसके लिए। हम इन चीज़ों को सबको एक एक करके आगे साथ में देखेंगे। रिस्क लेवल इवेल्युएशन अप्रोचेस की मैं बात करूं तो हम उसको इवेल्युएट करने के लिए तीन तरह की टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं, और सेमी क्वांटिटेटिव करते हैं। जो कि बेस्ट टेक्निक है मेरे नजदीक को है सेमी क्वांटिटेटिव। अब ये होती क्या है? क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या, हम रिस्क लेवल को इवेल्युएट करने के लिए अब क्वालिटी की बेस के ऊपर बात की जाती है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बात की जाती है, एक्सपर्ट जजमेंट की बात की जाती है, स्टेक होल्डर परसेप्शन की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे एक मसला है और उस मसले के ऊपर हम टेबल टॉक कर रहे हैं, चार पांच जो है एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और एक मसले की डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये मसला भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मसाइल की लिस्ट उनके सामने रखी। हर मसले के अंदर सोर्स रिसेप्टर मॉडल को हमने यूज किया, हमने अपने मॉडल को उसके अंदर कैरी आउट किया। सोर्स को हमने देखा, पाथवे को हमने देखा, रिसेप्टर को हमने देखा। उसकी बेस के ऊपर एक क्वालिटेटिव असेसमेंट हमने क्रिएट की कि हमने बोला कि हाँ यार, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा कुछ भी नहीं है, हमारे पास सारे का सारा क्वालिटेटिव डेटा है। और क्वालिटेटिव डेटा की बेस के ऊपर हमने ये जो है एक्सपर्ट जजमेंट हमने क्रिएट की। उसके अंदर स्टेक होल्डर का परसेप्शन लिया। डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास जो है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी।
उसकी बेस की डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई ये चीज़ ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि हाँ मतलब ये चीज़ कम की है। सिर्फ हमने क्वालिटेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंगली बात की है, सिर्फ अपनी जुबानी जमा हर से जो है उसका अंदाज़ा लगाया है। देन क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम उन चीज़ों को क्वांटिटी की बेस के ऊपर हम बात करते हैं। फिर हम हर चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं, खुद असाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। उसका अभी अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे असाइन की जाती हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करके और इस तरह से जो है न्यूमेरिकल को यूज़ करते हुए हम अपना निकालते हैं डेटा कि भाई किसको यूज़ करना है, किसको नहीं करना, हमने किसको हमने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस देनी है, किस चीज़ को सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं देनी। इसके लिए फिर जो बेस्ट मॉडल आता है वो आता है सेमी क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव को, और दोनों को असाइन करते यूज करते हुए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा भी यूज करते हैं, क्वालिटी को भी यूज करते हैं, और उसकी बेस के हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव जो असेसमेंट है वो कंबाइन करती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को, असाइन करती है न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसको लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी को, प्रोड्यूस करेगी रिस्क ऑफ फॉर प्रायोरिटाइजिंग एंड मैनेजमेंट, कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किसको प्रायोरिटाइज नहीं करना, मतलब किसको अहमियत देनी है, किसको अहमियत नहीं देनी। मतलब 1 2 3 मतलब जो हमारे पास प्रॉब्लम है 50 मसाइल है, तो 50 मसाइल को हम न्यूमेरिकल डेटा के अकॉर्डिंग कैसे हम समराइज करेंगे। पहले नंबर पे किस मसले को होना चाहिए, दूसरे पे किसको होना चाहिए, तीसरे पे किसको होना चाहिए, तो उसको हम सेमी क्वांटिटेटिव एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट टेक्निक को यूज करते हुए हम उसका डिसीजन लेंगे, और फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम उनको सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। कॉमन टूल इसके लिए जो है वो रिस्क एवेल्युएशन मैट्रिक्स है। दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी, क्वालिटेटिव भी दिखाई देगी और क्वांटिटेटिव भी दिखाई देगी, दोनों टेक्निक आपको दिखाई दे रही होंगी, तब हम इसे बोलते हैं जी सेमी क्वांटिटेटिव। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइक्लीहुड मतलब लाइक्लीहुड से मुराद क्या है, या सिविलिटी से हमारा, इसको पहले समझें। लाइक्लीहुड मतलब चांसेस ऑफ द एक्सटेंट, लाइक्लीहुड क्या, तो क्या मुराद है, चांसेस ऑफ द एक्सटेंट अकरिंग। सिविलिटी क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सटेंट। अगर हादसा रुनवा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, तो वो सिविलिटी है। लाइक्लीहुड क्या है कि उसके रुनवा होने की चांसेस कितने हैं, दिस इज लाइक्लीहुड। हमने लाइक्लीहुड और सिविलिटी को पांच पांच कैटेगरीज के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। लाइक्लीहुड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और हमने सिविलिटी को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। यूजुअली हम ऐसे ही करते भी हैं, इसको 5 कैटेगरीज के अंदर इसको हम डिवाइड करते होते हैं। इसको ऐसे यूज किया जाता है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं रिस्क इवेल्युएशन मैट्रिक्स बोला जाता है, और हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का मैट्रिक्स यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो मैंने लाइक्लीहुड को यहाँ पे लिखा है 5 लाइक्लीहुड कैटेगरीज में। अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें वाई एक्सिस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे रेयर, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली, ऑलमोस्ट सर्टेन, मतलब ये हो के रहेगा। सिविरिटी को भी मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें टॉप के ऊपर मैंने दिए हैं इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मॉडरेट, मेजर, इन कैटास्ट्रोफिक। ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इनसिग्निफिकेंट इससे असरात निकलेंगे, माइनर असरात आएंगे इस हादसे के, इस हादसे से मॉडरेट असरात आएंगे, बराबर आएंगे। मेजर इसके असरात आ सकते हैं, या इसके कैटास्ट्रोफिक तबाहकुन इसके असरात हो सकते हैं अगर ये हादसा यहाँ पर रुनमा हो गया तो। इनको मैंने नाम भी दिए, मैंने नंबर भी दिए। नाम देना क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, नंबर देना क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो दोनों अप्रोचेस को यूज किया जा रहा है, तो दिस इज सेमी क्वांटिटेटिव अप्रोच होगी हमारे पास। अब आप जो है मैंने 5 नंबर दिए, तो हर नेक्स्ट टर्म को दूसरे के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डाटा आ जाएगा, एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज 25। तो इस तरह से मैंने मैट्रिक्स बना दिया, 5 लिखे, हर नेक्स्ट टर्म को अगर आप करते जाएं तो आपके पास आगे आपने न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे उसको दे दी। और अगर हाईएस्ट वैल्यू आप देखें तो आपके पास क्या आएगी 25, लोएस्ट वैल्यू क्या आपके पास 1। अब इसकी बेस के ऊपर एनालाइज कर कैसे किया जाता है, एनालिसिस को देखते हैं इसकी बेस के ऊपर कैसे करते हैं। इसकी बेस के ऊपर एनालिसिस करना इंतहाई आसान है। इसकी बेस के ऊपर एनालिसिस को करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे देखना क्या चाह रहे हैं, रिस्क इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। तो फार्मूला के जो यूज होता है वो होता है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी। फार्मूला क्या यूज करते हैं हम जी, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी। तो रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी की जब हम बात करते हैं, ये तो आगे हमारे पास फार्मूला। अब चूंकि जब आप एक एनवायरमेंटल रिसेप्टर को देखेंगे, एक मसले को देखेंगे, तो उस मसले के रुनमा होने के सबसे पहले तो आप चांसेस देखेंगे कि इस मसले के रुनमा होने के चांसेस कितने, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे।
और जिसकी सिवियरिटी पॉसिबल हो सकती है आप उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। मिसाल लेते हैं इसकी, कुछ कोई एक मिसाल इसकी लेते हैं। आप एक जो है इसके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम पूरे का पूरा तो नहीं करेंगे, एक बार एक एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाए। आपने एक एक्टिविटी देखी कि आप एक ईंटों के भट्टे के ऊपर गए हैं और आपको वहां से जो है इमेजेस होते हुए दिखाई दी, काले धुएं के, बिल्कुल स्याह काला धुआं वहां से निकल रहा है, उसकी इमेजन हो रही है, ब्लैक स्मोक की इमेजन हो रही है। आपने ब्लैक स्मोक को इमिट होते हुए देखा। सोर्स आ गया आपका, क्या आ गया जी, आपका सोर्स आ गया जी, इंडस्ट्री फैसिलिटी आ गई। और आपने जब एयर क्वालिटी को वहां पे चेक किया तो आप एयर क्वालिटी को चेक करने के बाद आपको पता लगा कि हाई अमाउंट ऑफ SO2 सल्फर ऑक्साइड्स का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। पांचवे आपने देखा एयर डिस्पर्शन हो रही है। रिसेप्टर आपने देखा कि लोकल कम्युनिटी या इकोसिस्टम में से तबाह हो सकता है। अब आप सबसे पहले बात करते हैं, लाइक्लीहुड की बात करते हैं। अब इसका लाइक्लीहुड कितना लाइकली है, इसके कितने कितने चांसेस है इसके अंदर कि भाई ये चीज जाके आपके एनवायरनमेंट को और रिसेप्टर को जाके तबाह करेगी या उसको असरअंदाज करेगी। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। सो इन माय कंसर्न अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट इज लाइकली, ये लाइकली है कि वो जाके जो है आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। और आप ऑलमोस्ट सर्टेनली बोल सकते हैं कि हर सूरत में से पहुंचाना ही पहुंचाना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है, तो मैं फिर भी लाइकली ले लेते हैं हम। बट यूजुअली इसको ऑलमोस्ट सर्टेन लेना चाहिए, क्योंकि ये तबाही करेगा जाके, तो हमने लाइकली ले लिया है। तो लाइकलीहुड की वैल्यू मैंने क्या दे दी, लाइकली का नंबर के 4, तो लाइकलीहुड क्या हो गया, रिस्क इज इक्वल टू लाइकली मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी था ना, रिस्क इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी क्या होगी हमारे पास जी। मेरे ख्याल में ये जाके जो है आपके पास जो है, ये आपके पास मेजर इवेंट्स क्रिएट कर सकता है। मेजर इवेंट्स क्यों क्रिएट कर सकता है, इवन आप इसको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स भी बोल सकते हो, कि ये वजह बन सकता है जी ग्राउंड लेवल ओजोन की, ये वजह बन सकता है जी एसिड रेन की, ये वजह बन सकता है जी ओजोन डिप्लीशन की। तो आप इसको इवन 4 या 5 में से कोई भी दे सकते हो। मैं इसको 5 दे देता हूँ या 4 दे देता हूँ, मैं 4 देता हूँ, चलो आपके समझाने के लिए मैंने 4 दे दिया। रिस्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैंने इसे 4 दिया था लाइक्लीहुड, और इधर भी मैंने 4 दिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया मेरे पास, 16। तो रिस्क की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 16। अगर मैं इसको 5 देता, मैंने लाइक्लीहुड को 4 दिया था और सिवियरिटी को अगर मैं 5 देता, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती जी, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। मैंने वैल्यूज को दोनों के सामने देखना है, इसके सामने और इसके सामने। जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरी वैल्यू होगी, रिस्क की वैल्यू होगी। इस तरह से हम रिस्क को क्या करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, और इसकी बेस के ऊपर हम प्रायोरिटाइज करते हैं। जिस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, जिस मसले की वैल्यू आपके पास सबसे ज्यादा आएगी, उस मसले को आप क्या करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे। और जिस मसले की वैल्यू कम से कम होगी, तो आप अपनी लिस्ट के ऊपर उसको उसी तरह से आखिर की तरफ लेते जाओगे, बाद में लेते जाओगे उसको। इस तरह से हम एवेल्युएट करके अपने प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, और उनको हम इन्वेस्टिंग करते हैं अपने प्रॉब्लम्स की, ताकि हम उनको जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एक करके हम उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट नंबर पे आएगा, जो पहले नंबर पे आएगा, उसकी सबसे ज्यादा रिस्क वैल्यू होगी, और उसको सबसे पहले हमने कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो लिथल किस्म के होंगे। एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स जो आपने देखा, उसमें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपने लाइक्लीहुड को देखा 1 to 5, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपने सिवियरिटी को देखा 1 to 5। उसकी बेस को एसेस करते हैं, लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी स्कोर्स उसको देते हैं, लोकेट करते हैं जी रिस्पॉन्डिंग सेल इन मैट्रिक्स को, रिजल्ट को हम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और रैंक करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं हम इम्पैक्ट्स को बेस्ड ऑन द रिस्क स्कोप के ऊपर। इसकी बेस के ऊपर हम ये सारे का सारा काम करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जी। आज के लेक्चर के बारे में इतना ही था।